हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट 21 जनवरी 2024 का जो एग्ज़ाम आयोजित किया गया था उसी के संबंध में सीडीपी पेपर 2 का कंप्लीट एनालिसिस लेकर आया हूं, जो आपके जुलाई सीटेट जो होने वाला है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए साथियों, देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, वाइगोट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। यहाँ पे आपको बता दें कि हमारा ऑप्शन है छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। ये रॉन्ग आंसर है। आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। साथियों, आपको बता दें कि मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि आपको हिंदी की जो लैंग्वेज है थोड़ा टफ है। आप देख सकते हैं आलंबन लिख रहा है, लेकिन आप अगर इंग्लिश के वर्ड देखेंगे, इंग्लिश के जो वर्ड लिखे हैं इसके फोल्डिंग, आप इसके फोल्डिंग देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पे वाइगोट्स्की महोदय की बात हो रही है। तो यहाँ पे आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और प्रदर्शन करना। यहाँ पे इंग्लिश देख लेते हैं, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट लर्निंग थ्रू इसके फोल्डिंग। साथियों, यहाँ पे जो है छात्र को कुछ जो है सहायता देना। जैसे कोई साइकिल चलाना सीख रहा है स्टूडेंट, या कोई भी बालक साइकिल चलाना सीख रहा है, तो उसे हम कुछ जो है सहायता देते हैं, पीछे से साइकिल पकड़ के उसकी सहायता देते हैं, तो वही हमारा इसके फोल्डिंग हो जाता है। तो यहाँ पे वाइगोट्स्की महोदय इसके फोल्डिंग की बात करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आलंबन के माध्यम से सीखने, छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। साथियों, आपको बता दें कि प्रश्न पढ़ते वक्त आप नहीं नहीं शब्द अवश्य देखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, तभी आपका आंसर जो है यहाँ जो है सही होने के चांस होते हैं। नहीं तो आपका आंसर, आप नहीं 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 शब्द नहीं देखते हैं, उसके बाद आपके प्रश्न जो है गलत होने के चांस रहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना है। बिल्कुल सही बात है साथियों, किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना, क्योंकि किशोर अपने जो है क्षेत्र संस्कृति से समझते हैं, अपने समाज से सीखते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखते हैं, किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। ये भी किशोरावस्था के बारे में सही है। उसके बाद कह रहा है कि ऑप्शन 4 कह रहा है कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव कर सकते हैं। साथियों, आपको बता दें कि किशोरावस्था के बारे में पूछ रहा है क्या सही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यही सही नहीं है, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमि से जो किशोर आएंगे वो भिन्न भिन्न तरीके से सीखते हैं साथियों। वो विभिन्न तरीकों से सीखते हैं, क्योंकि वो विभिन्न क्षेत्र से आए हैं, विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न संस्कृति पृष्ठभूमि से आए हैं, तो कैसे वो एक ही प्रकार से सीख सकते हैं, वो अपने अनुभव कैसे एक ही प्रकार से बता सकते हैं, तो वो अपना अनुभव जो है आपको अलग अलग शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न कहता है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो यहाँ पे बता दें, हमारा ऑप्शन कह रहा है कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। साथियों, ये गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंतरिक रूप से वो सुजाता आंतरिक रूप से जो है वो मोटिवेट नहीं है, वो इंटरनल मोटिवेटर नहीं है साथियों, क्योंकि उसको पुरस्कार की आवश्यकता है। फिर ऑप्शन 2 देखते हैं, बाहरी रूप से प्रेरित। साथियों, यहाँ पे बाहरी रूप से प्रेरित आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि वह नगद पुरस्कार पाना चाहती है, उसको बाई हैंड जो है कैश दिया जाएगा। तो बाहरी रूप से जो है साथियों, बाहरी रूप से जो है मोटिवेट है, तो उसको जो है
नगद पुरस्कार जीतने में वो बाहरी रूप से रुचि रखती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यहाँ आपका ऑप्शन है मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल गलत साथियों, यहाँ पे मतभेदों को असामान्य नहीं साथियों, यहाँ सामान्य प्रकार से जो है मतभेदों को लेना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। बिल्कुल गलत साथियों, एक अध्यापक को जो है अपने विद्यार्थियों को जो है उसकी जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको जो है नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर कह रहा है कि भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। भिन्नताओं को विविध प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में, बिल्कुल सही जवाब है साथियों। इंडिविजुअल डिफरेंट जो विभिन्न संस्कृति और पृष्ठभूमि से आते हैं, जन्म स्थान से आते हैं, तो उनके लिए भिन्नताओं को मानव के प्रत्यक्ष विशेष के रूप में मानना चाहिए। यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है, यहाँ पे देखते हैं, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। साथियों यहाँ पे बता दें कि हमारा पहला ही आंसर सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि बच्चे निष्क्रिय रूप से नहीं, निष्क्रिय रूप की बजाय बच्चे जो है सक्रिय रूप से, बच्चे जो है एक्टिव होकर जो है अपने साथियों ज्ञान का जो है निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर देखते हैं, फिर कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होना चाहिए। साथियों यहाँ पे आकलन डैश लिखा है, तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे तो आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा। फिर तो आपको पढ़ने में आसानी हो। जैसे कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसे कैसे होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है एक गतिशील होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, योगात्मक होना चाहिए, मानक संदर्भित होना चाहिए। तो मानक संदर्भित तो बिल्कुल नहीं, स्टैंडर्डाइज जो होता है वो बिल्कुल नहीं होगा, योगात्मक भी नहीं होगा, वस्तुनिष्ठ तो होगा ही नहीं। कई फिर कह रहा है गतिशील होगा, डायनेमिक होता है साथियों। हमेशा जो प्रगतिशील कक्षा होती है डायनेमिक होता है, उसमें बच्चे जो है क्रियात्मक होते हैं, क्योंकि बच्चे वहाँ जो है क्रिया करके सीखते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन ए ध्यान देना, क्षय होना, भूलना, पुनर्प्राप्ति। तो साथियों आपको बता दें कि यहाँ कह रहा है कि कौन सी प्रक्रिया प्राप्त जानकारी की अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। अगर हम साथियों बात करें तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्यान देना, क्योंकि जब हम अटेंशन होंगे, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं और उस पर हम पूरा ध्यान लगा के पढ़ते हैं तो हमारे मेमोरी में साथियों वो हमारे मेमोरी में बिल्कुल सेफ हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्यान देना। फिर अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता जो है होती है। यहाँ पे कह रहा है कि विश्लेषण की बात कर रहा है। विश्लेषण साथियों यहाँ विश्लेषण मतलब एनालिसिस की बात कर रहा है। एनालिसिस इन्फॉर्मेशन करने की उसको ज़रूरत है, उसको जानकारी जो है वो अपनी जानकारी को विश्लेषित करना चाहता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इसमें कह रहा है ऑप्शन ए कि टू किल एंड मार्केट वर्ड उपन्यास का जो है कथानक क्या है। तो यहाँ ये तो वन लाइनर प्रश्न हो जा रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है टू किल ए मार्गिंग वर्ड उपन्यास का विषय क्या है, ये भी वन लाइनर है क्योंकि विषय पूछ रहा है तो एक ही वर्ड में आप बता देंगे। फिर कह रहा है टू किल एंड मार्किंग वर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करता है। यहाँ पे कह रहा है जो सिम्बोलाइज्म है, प्रतीकवाद है, उसका प्रयोग कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे उस जो प्रकृतवाद है, सिम्बलाइज है, उसको आप जो है विश्लेषण करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर
ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखें। नेक्स्ट कथन पे जो है आधारित है। कह रहा है कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वग्रहों पर चिंतित करना चाहिए। साथियों, एकदम राइट जो है ये कथन है, क्योंकि कोई भी टीचर, चाहे हम हों चाहे आप हों, अगर आप जो है एक शिक्षक हैं, अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको जो है किसी भी बच्चों के प्रति, किसी भी पृष्ठभूमि और किसी भी जन्म स्थान से आए तो उस पर आप स्टीरियोटाइप आपको नहीं होना है। स्टीरियोटाइप और पूर्वग्रहों से ग्रसित रहेंगे तो आपके जो कक्षा का विकास है, जिसमें बालक है, बालिका है, उसका विकास नहीं कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। हमेशा साथियों, शिक्षक जो होता है उसको जो है हमेशा रिजनाबल होना चाहिए और वो अपने शिक्षण के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ए की आर जो है व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्गन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है। तो यहाँ पे साथियों आपको बता दें कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास, जिन्होंने अपने नैतिक विकास के जो है थ्री लेवल और 6 चरण जो है जी दिए थे, उसमें उन्होंने बताया कि जो ये लेबल होता है वो हमेशा क्रम वाइज होता है, वो क्रम में होता है हमेशा। तो यहाँ पे कैरोल गिल्गन की बात करें तो कैरोल गिल्गन जो है कोहलबर्ग की जो है शिष्या थी। कैरोल गिल्गन जो है वो जो है कोहलबर्ग की शिष्या थी। तो उन्होंने इसलिए इनकी आलोचना की क्योंकि ये जो थे जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाते थे। जेंडर, साथियों बात करें कि कोहलबर्ग ने जो अपना सिद्धांत दिया था जेंडर 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 रूढ़िवादिता पे था, क्योंकि उन्होंने जो अपना जो है जो प्रयोग किया था वो केवल पुरुषों पे ही किया था। महिलाओं को उन्होंने कहा कि उनके अंदर ज्ञान होता ही नहीं, वो जो है कुछ सोच समझ नहीं सकती हैं। तो इसीलिए जो उनकी शिष्या कैरोल गिल्गन थी, उन्होंने इसकी जो है देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण जो थी इनकी, उस पे जो है इन्होंने उसकी आलोचना की। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी की दृष्टिकोण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। अभिकथन और जो है कारण पे है। फिर कह रहा है वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। साथियों, यहाँ पे आपको बता दें कि जो है ये बिल्कुल सही कह रहा है कि वास्तविक जीवन जो है वो समस्याओं और जो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस होते हैं वो सीखने में बच्चों के अधिगम और ये जो उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। तो जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कई रास्ते खुल जाते हैं। अगर हम तरह तरह से सोचते हैं, मूर्त रूप से अनुभव करके सीखते हैं, तो हमें कई सारे विकल्प जो है समस्याओं के समाधान के कई सारे विकल्प हमें देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा अभिकथन। फिर कहते हैं कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है। साथियों, यहाँ पे आपको बता दें कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित नहीं होता। साथियों, जो विकास होता है वो स्प्रिंग वाइज होता है, क्योंकि विकास वर्तुलाकार होता है। तो जब विकास वर्तुलाकार होता है तो यहाँ पे कैसे जो है वो व्यवस्थित हुआ, भिन्न भिन्न श्रेणी, भिन्न भिन्न संस्कृति के बच्चे का विकास भिन्न भिन्न तरीके से होता है। तो यहाँ पे विकास अनुक्रमिक नहीं है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हमारा जो है ये अनुक्रमिक जो कह रहा है ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर जो है गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धन वैकल्य ऑब्लिक डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो विद्यार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। साथियों, यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे डिसलेक्सिया की बात की जा रही है। डिसलेक्सिया जिसे हम पठन विकार कहते हैं। फिर कह रहा है कि ये हमसे जो है किस प्रकार प्रभावित होती है। यहाँ पे कह रहा है भावात्मक चित्र बनाने से, बिल्कुल गलत है।
फिर कह रहा है तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने के लिए। साथियों यदि आपको आपको पहले से मैं बता रहा हूँ बार बार कि यदि आपको हिंदी के अगर हिंदी जो ऑप्शन दिया है हिंदी के वर्ड नहीं समझ रहे हैं तो आप इंग्लिश पे अवश्य जाइए। इंग्लिश पे जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया न्यूरोलॉजिकल, उसके बाद लिंक लिंक साउंड विथ सिंबल्स, क्योंकि जो पठन वैकल्य है जिसे डिसलेक्सिया कहते हैं लिंक साउंड से जो है संबंधित है। तो यहाँ पे आप अगर अंग्रेजी के देखेंगे तो आपको एकदम सटीक जो है आपका आंसर जो है मैच करने लगता है। तो हिंदी में आपको पढ़ने में आसानी होती है जब आप दोनों को कंबाइंड जोड़ कर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने में न्यूरोलॉजिकल लिंक साउंड विथ सिंबल्स। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। एक माध्यमिक शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहते हैं। फिर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति की होगी। साथियों आपको बता दें कि ये जैसे हम लोग एक अध्यापक हैं, हम अध्यापक हैं तो हम किस प्रकार से अपने जो हमारी टीचिंग है, हमारी टीचिंग को कैसे जो है एक सार्थक बना सकते हैं, ये प्रश्न आपको पूछ रहा है। आपको जो है प्रश्न की लैंग्वेज है उसको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ऑप्शन है कि छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद कराना। साथियों कहीं भी यदि हम अध्यापक हैं तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि किसी छात्र को नियम और परिभाषा जो है हमेशा रटवाना नहीं, उसको समझाना। फिर कह रहा है विकल्प विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्य पत्रक पूरी करने को कहें, ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों। फिर विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें, ये भी गलत है। फिर कह रहा है छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपनी निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। तो साथियों आपको बता दें कि बिल्कुल सही है, छात्रों को हमेशा छोटे छोटे समूह में बांटना चाहिए जिससे वे अपने जो है कुछ आइडियाज़ निकाल सकें। आइडिया निकालेंगे तो वो जो है उनके सीखने में जो है हमेशा जो है मदद करेगा, और वो सीखना साथियों आपको बता दें कि वो सीखना हमेशा सार्थक होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में बच्चे तर्क करते हैं और नैतिकता होती है बच्चों में, तर्क करते हैं। साथियों आपको बता दें कि कोहल वर्ग ने जो है जो नैतिक विकास के जो है चरण दिए हैं उसमें इन्होंने थ्री लेवल और 6 स्टेज जो है दिए हैं। तो उसमें बात करें तो पहला स्टेज जो है पूर्व पारंपरिक है, दूसरा पारंपरिक है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प 2 हो जाएगा। पारंपरिक अवस्था में बच्चे जो है तर्क और कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो राइट आंसर पारंपरिक जो है नैतिकता या कॉन्वेंशनल मॉरटलाइज हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। साथियों आपको बता दें कि आपका जो जुलाई में एग्जाम प्रस्तावित है, आप कोई भी प्रश्न देखिएगा तो पूर्ण रूप से देखिएगा, क्योंकि नहीं वर्ड जो आता है वो आपको कभी न कभी आप देखते होंगे कि नंबर उसी के कारण कम हो जाता है, क्योंकि हम जल्दबाजी में नहीं वर्ड देखते नहीं। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि नहीं वर्ड आप अंडरलाइन कीजिएगा, तभी आप प्रश्न का जो है आंसर दे पाएंगे। अब देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। फिर कह रहा है विकल्प देखते हैं। विविध दृष्टिकोणों का समावेश बिल्कुल सही है। समावेशी कक्षा के बारे में ये उदाहरण एकदम सटीक है, सही है। फिर कह है उचित समावेशन का पालन करना, ये भी समावेशी कक्षा के बारे में सही है। फिर कह रहा है विभेदित निर्देश देना, ये भी समावेशी कक्षा के बारे में सही है। फिर कह रहा है प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। साथियों आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर 4 हो जाएगा। आपको बता दें कि कभी भी बच्चों में कंपटीशन नहीं करवाना है। बच्चों को जो है सामूहिक रूप से जो है उन्हें सामूहिक रूप से छोटे छोटे जो है समूह में बांट कर उन्हें अपने ज्ञान का निर्माण
अपने ज्ञान का निर्माण उन्हें स्वयं करने के लिए जो है प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर 4 हो जाएगा, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। पोर्टफोलियो की बात हो रही है साथियों, पोर्टफोलियो की बात हो रही है, तो वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि करते हैं, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान देते हैं, ये भी राइट आंसर है। फिर कह रहा है वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पर पेश करते हैं, ये साथियों बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ठोस सबूत नहीं पेश करना। छात्रों के जो रचनात्मक हो, जो है उनकी खेल से संबंधित, तो उस संबंध में जो है पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है, ना कि किसी ठोस सबूत के लिए। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि ए बी और सी तीनों सही हो जाएंगे, जबकि 4 जो है गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। यहाँ कह रहा है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। साथियों कभी भी प्रतिस्पर्धा, आपको पिछली अभी प्रश्न में बता रहा हूँ कि हमें अपने विद्यार्थियों को जो है प्रतिस्पर्धा बिल्कुल नहीं करवाना है। फिर कह रहा है किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, एकदम सही साथियों हम किसी भी छात्र को, कोई भी हमारा स्टूडेंट हो, तो उसके अंदर हम जो है स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसको जो है कॉग्निटिव लर्निंग को कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं, इस बारे में हमें उनको जो है उनकी समझ को सुधारने पर ध्यान देना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। साथियों आपको बता दें कि यहाँ पे हम जैसे अध्यापकों के बारे में पूछ रहा है कि हम जैसे अध्यापक हैं, तो उस संदर्भ में हम कैसे जो है किस सबसे उचित रूप से कैसे जो है बच्चों को जो है सिखा सकते हैं। प्रगतिशील कक्षा जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन को कैसे जो है हम एक अच्छा वर्णन कर सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है ऑप्शन है शिक्षा कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। ऐसा नहीं है साथियों, है, लेकिन ये सटीक एकदम सही जवाब नहीं। फिर कह रहा है शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर अवलंबन साथियों, अवलंबन का तात्पर्य देखिए, 2 बार यहाँ पे अवलंबन अगर आपको देखना है तो अंग्रेजी शब्द में अवश्य जाइए, इंग्लिश में देखेंगे इसके फोल्डिंग। यहाँ पे हम वाइगोट्स्की महोदय की चर्चा हो रही है, तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल आंसर जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा, अवलंबन, आवश्यकता पड़ने पर जो है बच्चों को अवलंबन प्रदान करना। तो शिक्षक जब बच्चे प्रयोग कर रहे हैं तो उन्हें इसके फोल्डिंग जो है सहायता जो है अवश्य दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है अगला प्रश्न क्या है, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो साथियों यहाँ पे आपको बता दें कि जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना बिल्कुल सही है। साथियों हमारा जो समाज है, हमारा जो पृष्ठभूमि है, पिछला जो समाज है, वो रूढ़िवादिता पे पूरी तरीके से हो था। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का विकास हो रहा है तो जेंडर रूढ़िवादिता पर इंसान सवाल उठा रहा है, क्योंकि हमारे पुराना यही था कि उसमें जो है बालिका के काम बांट दिए थे और बालकों के काम जो है बांट दिए गए थे। तो अगर हम प्रतिनिधित्व करते हैं तो जेंडर रूढ़िवादिता पे सवाल अवश्य उठाना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल
हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर कह रहा है अगला प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसा कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थी को सीखने में सक्षम बनाती है। तो विद्यार्थी को सक्षम बनाना है साथियों, तो यहाँ पे कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बीजगणितीय और गणना नहीं होगा साथियों। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संरक्षण और क्रमबद्धता, ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बीजगणित और गणना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और एल्जेब्रा एंड कैलकुलस की बात करें तो यहाँ पे उसके सीखने की क्षमता बनती है, उसकी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक में, और उसके बाद संरक्षण और क्रमबद्धता कंजर्वेशन कंजर्वेशन एंड कंक्लूजन में जो है बनता है। तो यहाँ पे हमारा जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंखों को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, या किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। साथियों यहाँ पे बता दें कि ये दृष्टि संबंधी जो है समस्या है, क्योंकि आंखें जो है लाल हैं, उसमें सूजन है। तो यहाँ पे आपको एकदम यहाँ पे सटीक आंसर मिल जाएगा। कोई नहीं पढ़ा है तो भी इसका जवाब दे सकता है। ऑप्शन ए दृष्टि संबंधी समस्या यहाँ पे आलोक को हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है सर। साथियों अभिकथन जो है सही है कि एक समावेशी कक्षा में लक्ष्यों नीड, शैक्षणिक रणनीतियों आइडियाज के साथ साथ आकलन और अनुकूलन जो है किया जाना चाहिए, राइट है। फिर क्या है, समावेश का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से व्यक्ति मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है, सही है। लेकिन अगर बात करें तो ये समावेशी के संदर्भ में सही नहीं है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, लेकिन ऑप्शन आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लेवाई गोट्स के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया जो है अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीपद दूराभिमुख विकास के क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि हमारा ऑप्शन कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है कि अधिक जानकार और अन्य अदर। साथियों आपको मैं बता चुका हूँ कि आप इंग्लिश लैंग्वेज के जो विकल्प या प्रश्न नहीं समझ आ रहा है हिंदी, तो इंग्लिश पे जाइए। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है मोर नॉलेजेबल अदर विदेन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, क्योंकि हम बच्चों को लाभान्वित कैसे करेंगे जब कोई MKO होता है, मोर नॉलेजेबल अदर। अगर वो जानता है, वो बालक से अधिक थोड़ा जानकार है, तो उसको इसके फोल्डिंग या मचान के माध्यम से उसको जो है जानकारी देगा, तो यहाँ पे उसका विकास जो है शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिक जानकार अन्य अदर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित करने में मदद करने के लिए प्रभावी रणनीति होगी। यहाँ पे विकल्प क्या देखते हैं। विकल्प है छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना। साथियों छात्र वो तो विचलित है, लेकिन उसको कार्य क्यों देंगे, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है छात्र को सख्ती से अपना अवधि बढ़ाने के लिए कहना। साथियों आपको बता दें कि एक अध्यापक को अपने स्टूडेंट से कभी भी सख्ती से नहीं निपटना है। उसको सेंसिटिव होकर अपनी बात को उसको कहने के लिए या अपनी बात उसको बताने के लिए होना चाहिए, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर क्या है, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है
सेल्फ रेगुलेशन की बात कर रहा है, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए कह रहा है, टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा है। तो उसको टाइमर दे दिया है, वो अपने हिसाब से काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। फिर अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है छात्रों छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। अभिकथन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वे अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि वे स्कूल से उनका भावात्मक लगाव हो। भावात्मक लगाव रहता है तो अगर इमोशनल अटैचमेंट है तो अपने स्कूल में जो है वो बने रहते हैं और उनके होने का मायने भी रहता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर भावनाएं हैं, इमोशन हैं बच्चों में, तो सीखने के लिए अगर पॉजिटिव पॉजिटिव वे में उनकी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, तो सीखने में मदद करेंगी। तो यहाँ पे दोनों अभिकथन और कारण दोनों सही है, तो ए और आर दोनों सही है। ए की आर जो है व्याख्या करता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो यहाँ कह रहा है कि छात्रों के शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना बिल्कुल गलत है। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है, बिल्कुल गलत है। फिर क्या है, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको पहले भी प्रश्न बता चुके हैं। जीन पियाजे महोदय को आप लोग जानते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि बच्चे हमेशा जो है सक्रिय रूप से क्रिएटिविटी होकर, हमेशा एक्टिव होके, हमेशा जो है एक्टिव होकर अपने ज्ञान का, अपने नॉलेज का जो है निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतना ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल सही है कि छात्रों को अगर उनको जो शुरुआती समय है, सीखने का जो शुरुआती टाइम है, उनको जो इसके फोल्डिंग देना चाहिए या मचान जिसे बोलते हैं। वो उनको मचान देगा कौन? यम की ओर देता है, मोर नॉलेज विल अदर। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहे बुद्धि को बुद्धिलब्ध की गणना करके सटीक रूप से नहीं माना जा सकता है, कारण ये भी सही है। लेकिन आपको बता दें कि जो अभिकथन है वो कारण का जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा, जबकि सही दोनों स्टेटमेंट हैं। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? यहाँ पे यह एक रेखीय प्रक्रिया है। यह एक रेखीय प्रक्रिया है। साथियों, आपको बता दें कि सामाजिकरण रेखीय प्रक्रिया नहीं होती है, एक गत या एक रेखीय नहीं होती है। हमेशा सामाजिकरण हो, विकास हो, वर्तुलाकार होता है, वर्तुलाकार होता है विकास हमेशा। तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है यह एक जटिल प्रक्रिया है। साथियों, बिल्कुल राइट आंसर है। फिर कह रहा है एक बहुआयामी है, ये भी सही है, बहुआयामी होती है सामाजिकरण। फिर कह रहा है विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से, साथियों जो विकास होता है, समाजीकरण का विकास होता है, भिन्न भिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। यदि कोई तमिलनाडु का बच्चा है, कोई हरियाणा का, यूपी का है, तो उसका जो संस्कृतियाँ अलग अलग संस्कृतियाँ, तो उसका विकास भी अलग अलग प्रकार से होगा। तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी, सी और डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा जो है मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह कोई उद्देश्यात्मक
निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। बिल्कुल सही है, अभिकथन बिल्कुल सही है कि कोई निश्चित समय सीमा नहीं तय है, कोई निश्चित समय सीमा नहीं तय है कि बालक किस टाइम जो है वो जो है बाल्यावस्था में प्रवेश करेगा। फिर कह रहा है कारण विकास प्रकृति में निरंतर होता है। साथियों एकदम सही है, विकास विकास जो है विकास बूम टू टूम्ब होता है। विकास जन्म से मृत्यु तक होता है। बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, ए और आर दोनों सही है और ए की आर जो है व्याख्या करता है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संपरत्य के विकास को दृढ़ता से प्रभावित करता है। प्रभावित जो है कर सकता है, करता नहीं साथियों, कर सकता है। तो कैसे कर सकता है? सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, बिल्कुल गलत है। छात्र हमेशा एक शिक्षक को, हम भी शिक्षक हैं तो हमें अपने जो विद्यार्थी हैं उनसे अपेक्षाएं रखनी चाहिए, उनसे हमेशा अपेक्षाएं रखनी चाहिए, ना कि इसमें कह रहा है कि कम अपेक्षा रखना चाहिए, हमेशा अपेक्षा रखना चाहिए। फिर कह रहा है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना। साथियों एक शिक्षक को कभी भी छात्रों की स्वायत्तता और पहल को दंडित नहीं करना चाहिए। फिर कह रहा है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। बिल्कुल सही जवाब है साथियों, हमेशा बच्चों को उत्साहित करना चाहिए, हमेशा अपने बच्चे को उत्साहित करना चाहिए, उनको दंड नहीं देना चाहिए। कोई भी कार्य करते हैं तो उनके लिए वाहवाही जो है कभी कभी जो है दे देनी चाहिए, जिससे उनके अंदर जो है रुचि रुचि और इमोशनल भावात्मक रूप से कुछ करने की जो है शक्ति का विकास होता है। तो साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। तो बस साथियों ये रहा 30 प्रश्न का कंप्लीट एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा हो तो वीडियो को साथियों आप लोग लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कोई कन्फ्यूजन हो। और यदि आप लोग बोलेंगे तो पिछली जो परीक्षाएं उनके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके साथियों, थैंक यू साथियों।